नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट उत्कर्ष क्लासेस का है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर 8 को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको सॉल्व करिएगा। आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। सबसे पहले आपको यहाँ बताया गया है कि निर्देश 59 और 60 उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब पहला पद दूसरे पद से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है कि तीसरा पद किस पद से संबंधित है। व्याकुल और अवमानित ये दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं, तो भयभीत का समानार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आतंकित। ठीक है, भयभीत का क्या होगा? आतंकित। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि UTS का संबंध है EDC से, तो WVU का संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए UTS लिखा हुआ है और ये आपका है EDC। U होता है कितने पर? 21 पे होता है, T होता है 20 पर, S होता है 19 पर, E होता है 5, D होता है 4, C होता है 3। 21 से आप 5 पर आ गए, मतलब इसमें से 16 माइनस कर दिया गया है। 20 से 16 गया 4, 19 से 16 गया 3, मतलब प्रत्येक जगह पर 16 माइनस किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे WVU लिखा हुआ है, लिखेंगे हम लोग। ठीक है, WVU लिखेंगे। W होता है 23 पर, V होता है 22 पर, U होता है 21 पर। प्रत्येक से 16 माइनस करेंगे। आप जब 16 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 17। 22 से 16, 1 मिनट रुकेगा, 13 से 6 गया 7, सिर्फ 7 बचेगा। 22 से 16 जाएंगे, आपके बचेंगे कितने? 6। और 21 से 16 गए, आपके बचेंगे 5। 7 पे आपका होता है G, 6 पर आपका होता है F और E। ठीक है, तो GFE मतलब ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा। प्रश्न आपका है कि अमित ने एक महिला को देखकर कहा। किसने कहा? अमित ने कहा एक महिला को देखकर। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट करते हैं कि अमित ने कहा, एक महिला को देखकर कहा कि वह मेरी पत्नी के पति, अमित की पत्नी। ठीक है, देखिए अमित की पत्नी के पति, और इसके पति कौन है? यही होंगे ना, अमित ही होंगे ना इसके पति। तो इसके पति की बहन है। इसकी कौन है? ये बहन है। आपसे कहा गया है कि वह महिला अमित से कैसे संबंधित है। मतलब महिला जो है वो अमित की कौन है? तो बहन होगा यहाँ पर। तो प्रश्न में ही आपको बता दिया गया है। ठीक है, बस समझ जाएगा आप लोग यहाँ पर। तो इसके लिए भी आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बहन। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? आपका यहाँ पर लिखा हुआ है BEINT, आगे क्या आएगा? सबसे पहले आप लोग नंबर लिखेंगे। B होता है 2 पर, E होता है 5 पर, I होता है 9, N होता है 14, T होता है 20 पर। तो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 और 7। ठीक है, 3 4 5 6 7, आपका आएगा 27। 27 क्या होता है? A। क्या होता है? A। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा A। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर भी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, कौन सा बनेगा? A ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और आइएगा देखते हैं यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं हैं। मतलब इसमें जो शब्द में स्वर हैं
वो अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम में नहीं है, मतलब स्वर आपके होते हैं वर्णमाला क्रम में ए ई आई ओ यू। तो किस में इस प्रकार से नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा है ए ई फिर आई ओ यू, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए ए ई आई ओ यू, ये भी सही है। तीसरा देखिए आई से स्टार्टिंग है इसलिए तीसरा वाला गलत है, ठीक है। चौथा देखिए ए ई आई ओ यू, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर जो तीसरा वाला है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। इसमें जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार स्वर जो हैं वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। लिखा हुआ है कि 5 10, ठीक इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है 5 और 10 17, क्या आएगा आगे 37 50। तो 5 10 17, अगर हम इसको देखें जैसे 5 आपका है, ठीक है, 5 कैसे आ सकता है, तो अगर यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो आप समझिएगा। तो देखिए 5 2 का वर्ग कर दें प्लस 1 कर दें, 2 का वर्ग 4, 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, ठीक है, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। अगर 10 के लिए क्या करें हम 3 का वर्ग कर दें प्लस 1 कर दें, 3 3 9 प्लस 1 ये भी 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यही क्रम आपको उड़ाना आगे है। पहले आपने 2 का वर्ग किया 1 जोड़ दिया, फिर आपने 3 का वर्ग किया 1 जोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे, तो आप 4 का वर्ग करिएगा 1 जोड़ दीजिएगा, 16 प्लस 1 कितना 17 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम 5 का वर्ग करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 25 से कितना होगा 26, तो यहाँ पर आपका 26 आएगा। यहाँ पर देखिएगा 6 का वर्ग प्लस 1 36 1 37, बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पर 26 वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल सही है। तो 26 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। अब आगे देखिएगा 50 के लिए क्या करेंगे, 7 का वर्ग प्लस 1 49 1 50। तो अगला कौन सा आएगा, अगला आपका होगा 8 का वर्ग प्लस 1, तो मतलब 64 1 65, 26 65 वाला आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। वर्ग करने के बाद 1 यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न आपका यहाँ पर है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो आपको बताना है कि पी प्लस क्यू स्टार आर माइनस एस में क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। मतलब क्यू जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पी प्लस क्यू लिखा है, पी प्लस क्यू, और ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो पी प्लस क्यू का अर्थ होगा पी क्यू का पिता है। पी कौन है, पी जो है ये क्यू का पिता, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना कर देंगे। अब इसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है, आगे है क्यू स्टार आर, और स्टार का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिएगा तो स्टार का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है, क्यू आर का कौन है, भाई है। आगे देखिएगा फिर आपसे कहा गया आर माइनस एस, आर माइनस एस, तो ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माता है, आर माइनस का मतलब आर एस की माता है। आर कौन है, तो आर जो है ये एस की माता है, ठीक है, एस की माता है आर, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्यू जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि क्यू और एस से किस प्रकार संबंधित, मतलब क्यू जो है वो एस का कौन है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि आर का बहन है क्यू, अरे गलत कर रहा मैं, आर का भाई है क्यू, ठीक है, आर का भाई कौन है, क्यू है, और आर का पुत्र या पुत्री जो कुछ भी हो वो एस है, यहाँ पर आपको ये पता है, ठीक है, क्योंकि एस की माता है आर और उसका भाई ये है, तो एस का क्यू कौन होगा, ये इसका मामा हो जाएगा, कौन होगा, मामा हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, आपका दूसरा करेक्ट होगा, मामा यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद में। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि ये घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 120 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। 120 डिग्री जो है घूमने के बाद समय क्या होगा। अगर आपको ना पता हो तो आप समझ जाएगा, जो घंटे की सुई होती है, घंटे की जो सुई होती है ना, ये घंटे की सुई ये 1 मिनट में आधा अंश घूमती है, ठीक है, 1 मिनट में
1 मिनट में क्या करती है, आधे मतलब 1/2 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। और आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 120 डिग्री, तो 100 अगर 20 हमें बनाना हो तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम 120 डिग्री करना है हमें, तो देखिएगा 120 डिग्री करना है ना, तो यहाँ पर अगर हम 240 से गुणा यहाँ पर कर दें और 240 से यहाँ पर कर दें, तो आप देखिएगा 240 मिनट इधर हो जाएंगे और इधर आपका कितना होगा, 2 एकम 2, 2 नहीं 4 0, 120 डिग्री। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आपका हो गया 120 डिग्री और एक तरफ आपका हो गया 240 मिनट। और 240 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 6 चौक 24 मतलब 4 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। बात को समझिएगा, 120 मिनट 240 मिनट में 120 अंश का कोण बनेगा और मिनट है तो इसका मतलब 4 घंटा हो जाएगा। देखिए 3 बज रहे थे, ठीक, कितने बज रहे थे, 3 बज रहे थे और 4 घंटा आगे बढ़ जाएगी सुई, मतलब कितना पहुंच जाएगी, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7, ठीक है। इसका मतलब है 7 बज जाएंगे। समय क्या होगा 120 डिग्री घूमने के बाद, तो 4 घंटा बढ़ जाएगा, मतलब 7 बज जाएंगे, ठीक है। बात को समझ गए आप सभी लोग। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या याद कीजिए, 4, 8, 11, 22 और 25 क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, अगर आपने सही से देख लिया तो एक बार में ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 4, 8, 11, 22, 25 क्या होगा, 4 दूना 8, 11 दूना 22, 25 दूना 50। सिंपल सा सवाल था, दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। 50 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि यदि एडवेंचर को एक विशिष्ट कोड भाषा में लिखा हुआ है कि BFY इस प्रकार से लिखते हैं, तो आपको बताना है कि अगली वाली संख्या जो है उसको कैसे लिखेंगे। तो इसको नोट करिएगा, ADVANTURE, और इसको लिखते क्या हैं, इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर BFYISZBZN, ठीक है, ये लिखते हैं इसको ना। और अब आप इसका नंबर डालिएगा, 1 ये होता है 4 पर, V होता है 22 पर, यहाँ पर देखिए B होता है 2 पर, F होता है 6 पर, Y होता है 25 पर, E होता है 5 पर, I होता है 9 पर। इतने ही देख लेते हैं, ठीक है। 1 से आ गए आप 2 पर, तो इसमें 1 जोड़ दिया। अगली वाली संख्या देखेंगे तो 4 से आप आ गए 6 पर, इसमें 2 जोड़ दिए। अगली वाली संख्या देखिएगा, इसमें आप आ गए 22 से 25 पर, इसमें आपने 3 जोड़ दिए। 5 से आ गए आप 9 पर, इसमें आपने 4 जोड़ दिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसका मतलब लगातार जोड़ते चले गए। बात यही है ना, 1 2 3 4 मतलब लाइन से आपके बढ़ते जाएंगे। बस तो इतना ही रोक देते हैं, आगे देखते हैं। इसको लेकर कंट्री लिखा हुआ आपका है, इसको नोट करते हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 जोड़ेंगे इसमें, तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको नोट करेंगे पहले, COUNTRY, इसमें नंबर लिखेंगे इसका, ठीक है। C होता है 3 पर, O होता है 15 पर, और U कितने पे होता है, 21 पे होता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 15 2 17, और देखिएगा 21 3 24, 4 D आ गया, 17 पर Q आ गया। तो देखिए स्टार्टिंग में DQ आ गया, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा, तो अब आपको आगे नहीं निकालना है, ठीक है। इतने से ही आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है और आप लोग यहाँ पर बात को अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे, ठीक है। आगे चलिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित समूह के अनुसार हो। समूह के अनुसार आपको यहाँ पर चूज करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपके लिए संख्याएँ लिखी हुई हैं, ये सभी कैसी संख्या हैं, ये सभी आपकी संख्याएँ सम संख्या हैं। तो ऑप्शन को पहचानिएगा, किसमें सभी संख्याएँ सम संख्या हैं। तो देखिएगा पहले वाले में 48 है, इसमें 13 है, इसमें 17 है, मतलब कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। मतलब आपका सिर्फ दूसरा वाला ही आपका यहाँ बच रहा है जिसमें सभी संख्याएं सम हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक और है कि देखिए यहाँ पर 64 जो है आपका, 64 जो आपका यहाँ पर है, ये 64 जो आपका होता है ना, ये आपका वर्ग भी होता है और ये घन भी होता है। वैसा ही आपका इसमें भी 64 लिखा हुआ है, ये भी यही कंडीशन इसकी भी होती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं और एक संख्या ऐसी है जो वर्ग भी है और घन भी है। इसीलिए आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा।
इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात भरिए, लुप्त मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डी होता है 4 पर, जे होता है 10 पर, पी होता है 16 पर और वी होता है 22 पर। आगे क्या आएगा, तो पहले आप इसको देखिएगा। तो 4 और 6 10, 10 6 16, 16 और 6 22, तो 22 और 6 28, 28 का मतलब 2, 28 का मतलब क्योंकि 26 2, तो 2 पर क्या आएगा बी। तो पहली बात तो यहाँ पर बी आ जाएगा, स्टार्टिंग बी आ गया। इसका मतलब है आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा और कुछ भी आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बी सिर्फ आपको एक में ही दे रखा है, इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, बात को समझ गए आप सभी लोग। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी के सामने है, इसको देखिएगा। प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या का तर्क निम्नलिखित श्रृंखला के तर्क के समान है। तो यहाँ पर आपको तर्क बताना है किस श्रृंखला के समान है। तो इसको देखिएगा, आपका जो पहला वाला है इसको नोट करते हैं, लिखा है HSGT। एच होता है 8 पर, एस होता है 19 पर, जे होता है 7 पर, टी होता है 20 पर। यही आपका है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो 19 8 27 और 20 7 27, मतलब क्या है कि ये दोनों हैं विपरीत संख्याएं, ये दोनों हैं विपरीत संख्याएं। ये दोनों आपके जो यहाँ पर लिखे हैं सामने वो आपकी कैसे संख्या हैं, विपरीत संख्या हैं। तो विपरीत संख्या आपको ढूंढनी है। पहले वाले ऑप्शन को उठाते हैं, लिखा हुआ है कि FU JQ। F होता है 6, U होता है 21, J होता है 10, Q होता है 17। 21 6 27, 17 2 27, मतलब दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 27 आपका हो रहा है। तो मतलब यही है कि आपका ये पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। समझ गए आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। इस प्रश्न को देखिएगा, लिखा हुआ है किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 11:20 दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय कितना है। देखिएगा कि दर्पण जो है उसमें है 11:20, तो रियल में आपका टाइम क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि आप 11:60 से भाग के मतलब माइनस कर दीजिएगा, 11:60 से आप माइनस कर लीजिएगा। इसको माइनस करेंगे 11:60 से, कितना बचेगा आपका, बचेगा 0040, ठीक है। और जब भी आपका 00 आया है तो आपको 00 की जगह 12 कर देना है, ठीक है। 00 की जगह 12 कर देना है, तो आप 12 कर दीजिएगा। इसका मतलब 12:40, ठीक है। 12:40 आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर जो आपका तीसरा वाला है ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। कैसा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न लिखा हुआ है कि अभिनव उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह 6 किलोमीटर चलता है तथा दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अंततः वह दाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह अपनी यात्रा के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि अभिनव उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, मतलब इस प्रकार से उत्तर की ओर चला गया, कितना चला गया, 10 किलोमीटर चला गया। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर का मतलब इस साइड में मुड़ेगा और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, 6 चला गया। तथा दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा और 7 चलेगा, तो दाएं मुड़ गया 7 चल गया। अंततः वह दाएं ओर मुड़ता है और 6 चलता है, फिर से दाएं मुड़ा और कितना चल गया, 6 किलोमीटर चल गया। आपसे कहा वह अपनी यात्रा के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। आरंभिक स्थान का मतलब यहाँ से और अब है यहाँ पर, तो कितनी दूरी पर है, तो 10 तो ये आपका हो गया और प्लस यहाँ पर भी आपका 7 ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, टोटल मिलाकर हो जाएगा आपका 17 किलोमीटर, ठीक है। तो अपने प्रारंभिक स्थान पर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, देखिएगा। मोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा
10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, तो उत्तर की ओर जाएगा सबसे पहले 10 किलोमीटर, और मुड़ा किधर, बाएं मुड़ जाता है, बाएं का मतलब इधर मुड़ गया, ठीक है। और 10 किलोमीटर जाता है, फिर 10 चला गया, जहाँ से पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर। अब बाएं मुड़ेगा 15 मतलब इस तरीके से जाएगा, ठीक है। कितना गया, 15 गया। तो वह अब किस दिशा में चल रहा है, अब आप बताएं। वो नीचे की ओर जा रहा है, और नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, मतलब कि चौथा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चौथा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2013 में तीसरा सोमवार किस दिन होगा। सितंबर 2013 में आप मान लीजिएगा, सबसे पहले आप 1 सितंबर 2013 को निकालिए, कौन सा दिन होगा ये निकालिएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 13 है तो आप 2012 तक जाएगा, पहले यहाँ पर लिख लीजिए 2012, ठीक है। फिर आप 2012 में जब देखेंगे तो इसमें विषम दिन देखेंगे। सबसे पहले आप 2000 को अलग करेंगे, उसके बाद आपके बचेंगे सिर्फ 12 वर्ष। उसके बाद 12 में आप देखें कितनी लीप वर्ष हैं, तो 12 में कितनी लीप वर्ष हैं, तो 4 तियाँ 12, तो मतलब 3 लीप वर्ष हैं, ठीक है। 4 तियाँ 12, 3 लीप वर्ष हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप इसमें तो आप 400 से भाग कर देंगे, पूरा पूरा चला गया, आपका यहाँ पर कितना हो गया, 0 प्लस। फिर आप देखिएगा यहाँ पर आपका है 12, आप इसमें 7 से भाग कर देंगे, 7 कितना बचा, 5, इसमें आपका 5 बच जाएगा, ठीक है। प्लस आपका ये 3 का 3, तो 5 3 कितना, टोटल आपका 8 हो गया। 8 में फिर से आप 7 से भाग कर देंगे, तो आपका कुल मिलाकर एक विषम दिन बचेगा। क्या आएगा आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर कुल मिलाकर एक विषम दिन यहाँ पर निकल के आएगा लास्ट में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें पहुँच जाना है 1 सितंबर 2013 में फरवरी 28 की होगी ना, ठीक है। अब देखिएगा, जनवरी में विषम दिन कितने होंगे, 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 1, आपका यहाँ पर रखा है 1 सितंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपको यहाँ पर जो भी 7 के आपके जोड़े बने उनको हटाइएगा। देखिए 3 3 6 और 1 7 हटा दिया मैंने, ठीक है। फिर इसको ऊपर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 और 2 5 2 7 ये भी हो रहा है, तो इसको हटाते हैं। फिर देखिए 3 और 3 6 हो रहा है, 3 और 3 कितना हो रहा है, 6। तो यहाँ से तो आपका 6 बन रहा है ये टोटल, और एक आपका यहाँ से बच रहा था, तो उसको भी जोड़ लेंगे इसमें, तो कितना हो गया, 7। और 7 हो गया तो 7 से भाग कर देंगे, तो आपका यहाँ पर मिलाकर 0 आएगा। कितना आपका आ गया, 0, मतलब 0 आपका आ गया। और 0 अगर आया तो इसका मतलब है रविवार, इसका मतलब है 0 का मतलब होता है रविवार, 1 का मतलब सोमवार, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर 0 आपका बच गया, टोटल मिलाकर 0। तो 1 सितंबर 2013 को है रविवार, क्या है, रविवार। अगर 1 सितंबर 2013 को रविवार है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सितंबर को क्या होगा, 2 को होगा सोमवार, क्या होगा, सोमवार। आपसे कहा तीसरा सोमवार कब होगा, तो देखिए पहला सोमवार 2 को, फिर आप क्या करेंगे, प्रत्येक में आप 7 जोड़ दीजिएगा, तो 7 और 2 9, 9 तारीख को भी सोमवार होगा, 9 7 16, 16 को भी सोमवार होगा। आपसे कहा तीसरा सोमवार, तो तीसरा वाला आपका 16 तारीख को पड़ेगा, इसका मतलब है दूसरा वाला ऑप्शन जो आपका है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ है कि जब एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था, खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो राहुल का मुंह किस दिशा की तरफ था। सूर्योदय के बाद मतलब सूर्योदय के समय की अगर बात करें हम, तो इस तरीके से आपका होता है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, और सूरज इधर है। परछाई इस तरफ जाएगी पश्चिम के साथ में, ये तो आपको पता है ना, ये तो फुल कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, ठीक है। अब आप देखिएगा, आपसे कहा है कि राहुल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था, और खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं, खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं। देखिएगा अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सूर्योदय का समय है, इसका मतलब सूर्य इधर है, ठीक है, सूर्य इस तरफ है ना, ठीक है। जो इस तरफ से उस तरफ के लिए मुंह करके खड़ा होगा, उसका दायां इधर होगा, लेफ़्ट इधर होगा, और जो इधर से इधर के लिए होगा वो चेंज होगा, उसका लेफ़्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। अब देखिए परछाई तो इधर पड़ेगी ना, परछाई इस साइड में पड़ेगी,
आपसे कहा गया राहुल के ठीक दाएं पड़ती है, राहुल के दाएं इस तरफ परछाई की तरफ दायां वाला कौन सा है, तो परछाई की तरफ दायां वाला ये है, राइट मतलब दायां वाला है। इसका मतलब राहुल यहाँ पर है, राहुल यहाँ पर खड़ा हुआ है। इन्होंने आंसर में पूछा है कि राहुल का मुंह किस दिशा की तरफ है। अब बताएं राहुल का मुंह किस की तरफ है, तो नीचे की ओर। नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण। इसका मतलब दक्षिण की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा वाला बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पर आपका, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो आपका यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा कि दी गई आकृति में प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है जब दर्पण NM रखा है। ये दर्पण आपके सामने रखा हुआ है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आपकी कौन सी आकृति बन जाएगी। तो दर्पण देखिए इस साइड में रखा है और इसका मतलब है कि इस तरफ बनेगी आकृति। ठीक है, और ये बनेगा इस तरफ, तो ये सब में है। ठीक है, मछली का मुंह जो होगा वो आपका इस तरफ है, तो आपका इस तरफ हो जाएगा, आपका मुंह इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये मछली इस तरीके से हो जाएगी। तो ऐसे ही आप देखिएगा मछली किधर है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये गलत, ये गलत। फिर आपका यहाँ पर देखिएगा ये जो इसमें ये लगा हुआ है ना, ये इस साइड में है, तो इस साइड में तो आपका होगा नहीं, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो आपका तीसरा वाला बनेगा यहाँ पर, तीसरा वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा 78 नंबर आपका सवाल है और इसमें आपसे जो कुछ कहा गया है इसको ध्यान से पढ़िएगा। अंजलि कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। अब इसको देखिएगा, इसको यहाँ पर। ठीक है, अंजलि कहती है, तो यहाँ पर लिखते हैं अंजलि क्या कहती है, वह मतलब कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, तो उसके बारे में कहा गया कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र, क्या कह रही है कि मेरी बहन, ठीक है, और के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। अब थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, अंजलि का भाई, अंजलि का बहन और ये रहे पिता, तो ये इन सबके पिता होंगे ना ये। और आपसे कहा है कि उनका इकलौता पुत्र है ये व्यक्ति, और यहाँ पर देखेंगे इसका भाई है, तो मतलब क्या है कि जो भाई है वही तो व्यक्ति है। इकलौते पुत्र की बात की मतलब जो इनका भाई है ना वही तो व्यक्ति है। तो आपसे पूछा गया है कि अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो ये अंजलि का कौन है, ये भाई है ये व्यक्ति, तो भाई होगा यहाँ पर, तो आपका तीसरा वाला बनेगा। ठीक है, तीसरा वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा और आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। वर्ग, समानांतर, चतुर्भुज, बेलन, समलंब। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्ग, समानांतर, चतुर्भुज, समलंब, ये तीनों जो आपकी होती हैं ये आपकी द्विविमीय आकृति हैं। ठीक है, बेलन आपकी जो है ये त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पर जो है तीसरा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, बेलन को अलग कर लीजिएगा और सभी आपका अलग हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको बताएगा यहाँ पर आप क्या चूज करेंगे, क्या भरेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 हो रहे टोटल। तो आप चाहे 3 के बनाइएगा चाहे 4 के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग 4 को रख लेते हैं। ठीक है, 4 4 4। ठीक है, अब इनको देखिएगा और बिल्कुल सही से लगाइएगा, जिससे यहाँ पर डबल डी आपका है। ठीक है, और कहीं पर डबल नहीं है। तो अब आपको समझना है अपने आप, एक जगह पर डबल है इससे संकेत मिलता है, हो सकता है सब चीज़ डबल हो, तो डबल करके देखते हैं। तो यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर डबल डी हो जाएगा, यहाँ पर डबल ए आ जाएगा, यहाँ पर डबल ए आ जाएगा, यहाँ पर बी। ठीक है, तो देखिए बी डी ए बी ए, बी डी ए बी ए, मतलब पहला वाला ऑप्शन है। पहले वाले में अगर मिल गया है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर प्रश्न को समझ भी गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है।
जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 123 का आपका 369 संबंध है, उस प्रकार से 321 का क्या होगा। अगर आप 123 में 3 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपका 321 में आपको 3 से गुणा करना है तो आपका आएगा 6 9 3, ठीक है, 9 6 3, मतलब आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर आर ई, तो सब कहीं दिख रहा है आप सभी को। उसके बाद आपका है सी, तो सी वाला नंबर 1 पर आएगा। फिर देखिए एल और एम, तो एल आता है 12 पर, तो या तो ये या तो इनमें से कोई एक आएगा दूसरे पर, एक आएगा तीसरे पर। तो एल के बाद देखिएगा क्या है यहाँ पर यू है, यहाँ पर आई है, तो आई वाला 2 पर आएगा, यू वाला 3 पर आएगा। तीसरे पर कौन सा आएगा, तो 82 का पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, तो आप अगर इसमें देखें पहले वाले में दूसरे वाले में दोनों में आपको 4 कॉमन मिल रहा है, इसको लिखेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे, 4 के आगे 1, यहाँ पर 4 के आगे 6, तो एक जगह 1, एक जगह पर 6। फिर आगे देखेंगे 1 के आगे 2, 6 के आगे 5, तो 2 5। तो यहाँ पर आप ये समझे कि देखिए 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है, और आपसे कहा गया 4 के विपरीत आपको नहीं पता है, तो बचा हुआ जो संख्या होगी वही 4 के विपरीत होगी। तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 6 5, मतलब इसमें से 3 गायब है। इसका मतलब है 4 के विपरीत जो आपका होगा वो क्या होगा, तो आपका 3 होगा, ठीक है। और 3 होने का मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग अगला प्रश्न, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करे। तो यहाँ पर आपकी श्रेणी को जो पूरा करे उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है NMT लिखा हुआ है, फिर आपका है POV लिखा हुआ है, RQX लिखा हुआ है, आगे आपको बताना भी है। देखिएगा N होता है 14 पर, P होता है 16 पर, R होता है 18 पर। 14 16 18, इसका मतलब आगे आप 20 पर आएंगे, इस पर आपका आएगा T। सबसे पहला तो आपका T हो जाएगा। फिर देखिए M होता है 13 पर, O होता है 15 पर, Q होता है 17 पर, इसका मतलब 13 15 17 मतलब 19, क्या आएगा S, तो S आएगा। T के बाद क्या आएगा S। फिर देखिए T होता है 20 पर, V होता है 22 पर, X होता है 24 पर, 20 22 24 मतलब कि 26, और क्या आएगा Z, तो TSZ, ठीक है। TSZ का मतलब है क्या यहाँ पर कि जो पहला वाला आपका ऑप्शन है यहाँ पर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो 1 वाला है ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। और इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। विषम अक्षर आपको यहाँ पर चुनना है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। विषम विषम कौन सा है, ULEP यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर है SCRT, फिर है OUSQ और ACID। इसमें देखें UE, इसमें देखिए OU, इसमें देखिए AI, इन सभी में दो दो क्या हैं, दो दो वाविल हैं, ठीक है, वाविल हैं। और इसमें आपका सिर्फ एक है, इसलिए आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल आपका लिखा हुआ है कि भाविन का जन्मदिन जो है सोमवार 29 मई को हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 29 मई को क्या है, 29 मई को सोमवार है, ठीक है।
सबसे पहले आपने यहाँ पर ये देखा। फिर आपको बताना है कि रचित का जन्म जो है वो 17 नवंबर को हुआ है। तो रचित का जन्म जो है वो सप्ताह के किस दिन हुआ है? तो आपको बताना है 17 नवंबर को कौन सा दिन था। तो देखिए 29 मई। इसके बाद मई में कितने दिन बचे होंगे? तो मई का महीना 31 का होता है। 29 के बाद कितने बचेंगे? तो 2 दिन बचेंगे मई में। ठीक है, 2 दिन तो हो गए मई में। फिर जून। जून में विषम दिन की संख्या होती है 2। जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 17 है यहाँ पर। तो आप 17 तक जाएंगे तो आप लिख लेंगे 17। तो इतने दिन के बाद जो भी डेट निकल के आएगी, मतलब जो भी दिन निकल के आएगा वही आपका होगा यहाँ पर। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर 7 को हटाइएगा। जैसे आपका 2, 2, 4 और 3, 7 ख़त्म ये हो गए। ठीक है, इसके बाद चाहे आप इन सबको टोटल कर लीजिएगा आप बचे हुए को। तो देखिए 3 और 3 6 और 2 8 उधर हो गया, 17 ये हो गया। अगर आप 8 में 7 से भाग करेंगे तो इसमें सिर्फ आपका 1 बचेगा और 7 दूना 14, तो यहाँ पर 3 बचेगा। 3 1 कुल मिलाकर आपके यहाँ पर विषम से निकल के आ गए 4। आप करेंगे क्या? आप सोमवार में 4 जोड़ लेंगे। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। बृहस्पतिवार क्या? शुक्रवार। मतलब यहाँ पर आपका चौथा वाला बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा? चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न आपका है कि एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसके लिए यहाँ पर क्या बनेगा। जैसे आपका माइनस का 0.5 है। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करें, आपका आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि माइनस का 0.35। मतलब अगर इसमें हम माइनस का 0 ठीक है, माइनस का 0 और 1 मिनट रुकेगा। ठीक है, -0.35। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 0.5 से आपको 0.35 लाना। अगर हम इसको 50 कर दें और यहाँ पर आपका है फिर माइनस का 0.35, इनके बीच का गैप कितना है? 0.15 का गैप है। फिर आपका हो गया माइनस का 0.2। अगर आप 0 कर दें तो यहाँ पर 15 गैप हो जाएगा 0.15 का। आगे आप देखिएगा तो माइनस का 0.05, यहाँ पर 20 और 5 मतलब 15 का गैप यहाँ पर भी है पॉइंट। और आगे आपको बताना है तो आगे भी आपका 15 का गैप होगा, 0.15 का गैप होगा। अब 15 का गैप कैसे हो रहा है? मतलब 20 से 15 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 0.05 लिखेंगे। ठीक है, और आप इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 0.15। तो 5 का ये माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो माइनस करेंगे ना तो आपका बचेगा 0 और 1.0। ठीक है, प्लस का बचेगा आपका। कहने का मतलब है कि सिर्फ आपका 0.1 यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, 0.1 यहाँ पर आपका 0.1 निकल के आएगा। बात को समझे या नहीं समझे? अभी माइनस का 0.5 था, माइनस का 20 था। या हम अगर यहाँ पर देख लें थोड़ा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, जैसे आपका जो पहले वाला था इसमें हमने यहाँ पर जैसे कि इससे और ये वाला कैसे आया है ये थोड़ा सा चेक करिएगा। देखिए माइनस का 0.50 लिखा हुआ है। अगर हम इसमें प्लस का कर दें 0.15 तो घटाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो आपका आ जाएगा माइनस का 0.35। बस वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। तो आपका है कितना? माइनस का 0.05, आपको प्लस करना है 0.15। तो देखिए 5 से 5 गया 0 और 1 से 0 गया तो 1 और पॉइंट प्लस का चिन्ह आएगा तो 0.1 आएगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 1। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर माइनस का नहीं आया, आपका यहाँ पर प्लस का आया है 0.1। तो इसका मतलब दूसरा वाला होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किताब में माइनस का 0.1 बताया है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया था। लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि माइनस का 0.5 है और प्लस का 0.15 और आप इसको जब हल करेंगे तो आपका कितना बचेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस का आपका बचेगा 0.1, इसीलिए आपका यहाँ पर जो दूसरा वाला है ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग इसके बाद में देखेंगे, यहाँ पर इसको समझिएगा आप लोग। ठीक है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको बताया गया है प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस। तो प्रश्न का उत्तर देना है।
आपका है 234, फिर है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है भाग 9। फिर है आपका माइनस, माइनस का मतलब है +12, और प्लस प्लस का मतलब क्या है, गुणा 4। सबसे पहले आप 9 से भाग करेंगे, 9 1 9, देखिएगा 9 दूना 18, बचा 5, 9 9 छाक 54, फिर +12 चौक 48, 8 6 14 का 4 आंसर लगाया, 1 4 1 5 2 7 मतलब 74, मतलब का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न को देखिएगा, ये अच्छी तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा। ये इसके लिए 4, इसके लिए 6, इसके लिए 10, तो इसके लिए आपको बताना है क्या होगा। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अक्षर हैं तो आपका 4 आ गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं तो आपका 6 आ गया। यहाँ पर गिन लीजिए 10 अक्षर हैं, 10 आ गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो आपका 8 बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा, 1 नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे इसके बाद, तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। भाषा को लिखते हैं, ये आपको बताया गया है। ब्रेन को लिखते हैं तो आपको बताना है कि अहिंसा को क्या लिखेंगे। तो देखिएगा, ये इसके लिए यहाँ पर है, इसके लिए यहाँ पर है, तो आपको बताना है इसके लिए क्या लिखेंगे। इसमें भी आपको वही करना है, जब डबल रखा हो थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पर आपके 6 अक्षर हैं और यहाँ पर 6 अंक हैं, इसका मतलब एक अक्षर के लिए आपका 1 अंक यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ए यहाँ पर पूछा गया है, तो ए के लिए यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है, नंबर 3 पर क्या है, 4, तो ए के लिए आपका 4 हो गया। फिर एच के लिए तो देखिए 4 5 4 5 4 5 4 0, एच के लिए तो लास्ट से दूसरा है यहाँ पर देखिए 5, तो 5 हो गया। फिर आई के लिए तो लास्ट से यहाँ पर दूसरा है तो ये 0 हो गया, 4 5 0। फिर देखिए 4 5 0 आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ तो ना यहाँ पर ना यहाँ पर है। इसके बाद 8 है तो 8 लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, तो एस है एस, तो एस देखिए आप लोग यहाँ पर पीछे से 3 नंबर पर है तो इस पर है 7, पहले 7 आएगा, 7 वाला आएगा। इसका मतलब पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 वाला जो आपका है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर और रोगियों के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो देखिए डॉक्टर और विशेषज्ञ डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं। और आपसे कहा कि रोगी, रोगी आपका बिल्कुल अलग होगा। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें तो आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए आरेख में कौन सा ऐसे अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। मतलब जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल हॉकी खेलते हैं, मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल हॉकी जितने सब खेलते हैं, तो तीनों के अंदर इनमें कौन सा आपको दिख रहा है जो तीनों के अंतर्गत हो। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर है सिर्फ एस वाला है जो तीनों के अंतर्गत है, तो एस वाला जो सिंगल आपका है, एस तीसरे में है, वही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरे में जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके नीचे 2 पूर्व धारणाएं दे रखी हैं जिनमें क्रमांक 1 2 दिखाया गया है। कोई भावी हुई या ग्रहित बात पूर्ण धारणा कहलाती है। आपको दिए हुए कथन और दी हुई पूर्व धारणाओं को ध्यान में लेकर उन 2 पूर्व धारणाओं में से कौन कथन में अंतर्निहित है इसका निर्णय करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपका कथन है, पूर्ण धारणा है, और कौन सा अंतर्निहित है ये आपको बताना है। कथन को पढ़ेंगे, जिसको तुम प्रेम करते हो उसके लिए चॉकलेट सबसे अच्छा उपहार है। ये एक विज्ञापन है जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि जिसको तुम प्रेम करते हो उसके लिए चॉकलेट सबसे अच्छा उपहार है। अब आपको यहाँ बताना है पूर्व धारणाएं। इनमें देखिएगा, पहला वाला आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला वाला आपका है कि व्यक्ति प्रायः उन लोगों को उपहार देते हैं जिनसे वे प्रेम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, ऐसे विज्ञापन प्रायः लोगों को प्रभावित करते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे के लिए आपका यहाँ पर होगा दोनों, ठीक है, कि दोनों 1 और 2 अंतर्निहित हैं। बात को आप सभी यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है कि यदि
ठीक है। 92 और 24 इसके बीच में स्टार है, इसका मतलब है 58। इस प्रकार से आपको देखना है, तो आपको बताना है कि 32 से 84 के लिए आपका यहाँ पर क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा, आपका है 92, आपका है 24। अगर 20 से माइनस कर दें तो कितना बचेगा आपका, तो 2 से 12 से 4 गया 8, और 8 से 2 गया 6, 68। और लेकिन नहीं आया यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, एक काम करेंगे, देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 92 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 24, बटा कर देंगे 2। 4 2 6, 9 2 11 बटा 6 बटा 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 58 आ गया, बिल्कुल सही है। इसको भी देख लीजिएगा, 16 और 56 कितना होगा, 6 6 12 का 2, 8 से लगाया 1, 5 1 6 1 7, 72 का आधा किया कितना हो गया, 36, बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ इसको उठाना है, देखना यहाँ पर है, ठीक है। 32 84 को तो 4 2 6 8 3 11 बटा में 2 कर देंगे, इसका आपका आएगा 58। मतलब कि आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि एक पासे को नीचे 4 स्थितियाँ दी गई हैं, 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। एक पासे के नीचे 4 स्थितियाँ दी गई हैं और 6 के सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 6 के सामने कौन सी संख्या आपकी यहाँ पर होगी, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक पासे के नीचे 4 स्थितियाँ दी गई हैं, 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 के बिल्कुल सामने की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिएगा कि इन जो आपके सामने पासे यहाँ पर बने हुए हैं, इनमें सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, इन्होंने कहा एक पासे के नीचे 4 स्थितियाँ दी गई हैं, 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए कि 6 के बिल्कुल सामने कौन सी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग अगर आप इन स्थितियों को देखेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, बचा आपका यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 4। इसका मतलब है 3 और 4, ये 3 4 के विपरीत होगा। अगर ऐसे ही आप आगे देखेंगे, अगर आप दूसरे वाले को और तीसरे और चौथे वाले को देखें, देखिए 4 4 आपको मिल रहा है, 4 के आगे 6, 4 के आगे 1, मतलब 6 और 1 आपस में विपरीत होंगे, और 6 के आगे 5 और इसके आगे 2, मतलब 5 और 2 आपस में विपरीत यहाँ से आपको मिल रहे हैं। आपसे कहा गया एक पासे के नीचे 4 स्थितियाँ दी गई हैं, 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 के बिल्कुल सामने मतलब 6 के विपरीत क्या होगा, 1, तो आपका यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो 6 की जो आसन्न सतह है ना, आसन्न सतह का मतलब जो चारों तरफ 6 के, जहाँ पर 6 होगा ना उसके चारों तरफ जो होंगे वो आपके 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। ये 6 के आसन्न सतह होंगे, ठीक है, 2 3 4 5। देखिए प्रश्न में कहा गया 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या आपके 1। अब यहाँ पर ऑप्शन की बात है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा वाला आपको बताया गया है कि दूसरा वाला करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताइएगा। इस आकृति में आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग त्रिभुज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस बड़ी वाली आकृति में, इस आकृति में, ठीक है। इसमें आप देखें, गिनती रखिएगा तो 1 2 3। तो अगर मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, कि इस तरीके से अगर आपका है तो इसमें कितने होते हैं, 1 2 बराबर कितना हुआ 3। अगर यही इस तरीके से आपका हो जाए, इस तरीके से हो जाए, ठीक है। अब कितने हो गए, देखिए 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, ये हो गए 6, ठीक है। ये हो गए 3, ये हो गए 6, मतलब गिनती जितनी हो जोड़ लीजिएगा, 3 2 5 1 6, इसमें 6 हो गए, ठीक है। इसमें कितने हो गए, 6 हो गए। फिर इसके बाद इसमें देखिएगा, इस वाले में देखिएगा, इसमें तो इसमें 1 2, मतलब इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 3। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसमें तो इसमें भी आपके हो गए कितने, 3। तो इतने तो यहाँ से हो गए, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देखना है कि एक त्रिभुज आपका यहाँ पर बन रहा है, ये देखा, ठीक है। एक आपका ये बन गया, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई होगी। इसके बाद आप और देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे और तो देखिएगा
यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ तक जब आप आएंगे तो आपको इसके अंतर्गत एक त्रिभुज और मिलेगा। क्या मिलेगा? एक त्रिभुज आपको यहाँ से और मिलेगा। ठीक है, एक और मिल गया। ठीक है, और एक आपका ये बीच में बचा हुआ है ना, ये भी आपका एक त्रिभुज हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा। अब जोड़ लीजिएगा, 6 और 3 9, 9 3 12, 13 14 15, 15 तो ऐसे हो गए। ठीक है, 15 तो ऐसे ही हो गए। अब इसके बाद और देखिएगा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन सा यहाँ पर बन रहा है। तो और देखिएगा, ठीक है, और बनेंगे अभी। इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भी आपका एक बन जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से ये भी बन जाएगा। फिर इतना बनने के बाद और आपको देखना है कि और कौन सा आपका त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और कौन सा आपका यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, तो आगे देखेंगे। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक बड़ा वाला जो बिल्कुल बड़ा है ना, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी आ गया। तो एक यहाँ पर आपका ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब कितने हो गए? 3। ठीक है, एक ही वाला भी था। ठीक है, कितने हो गए? 3 6 3 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। 17 हो गए। ठीक है, इसमें देखिए टोटल बन रहे हैं 19। ठीक है, टोटल 19 बनेंगे यहाँ पर। अब 2 आपके बचे हैं, तो 2 कौन से बनेंगे उन्हें भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें से भी आपके 2 बचे हुए हैं, वो कौन से बनेंगे। तो इतना तो आप सभी के समझ में आया होगा। अभी आपका एक यहाँ से बचा हुआ है, एक ये वाला बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ वाला, ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, एक यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपके 18 हो जाएंगे। और अभी आपका एक और बचा हुआ है, तो वो एक कहाँ से पूर्ति होगी उसकी, वो भी आपको यहीं से कहीं से मिलेगा। ठीक है, वो भी आपको यहीं से मिलेगा। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें 19 है। ठीक है, 19 टोटल आपके यहाँ पर बनेंगे, निकालने पड़ेंगे थोड़ा, तब आपको पता लगेगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न में उस आकृति को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। जो अलग है उसको चुनिएगा, तो उसको चुन लीजिएगा। यहाँ पर आपका बनेगा तीसरा वाला। ठीक है, क्योंकि तीसरे वाले में जो आपके अंदर जो आपका ये बना है, इसमें सिर्फ 3 लाइनें हैं और सभी हैं उसमें इस प्रकार से आपका है, ऊपर नीचे लाइन है, एक बीच में इस तरीके से है। ठीक है, इसलिए आपका तीसरा वाला बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा। इस खाली स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब पहले वाले से दूसरे वाले में आए, जब आप पहले वाले से दूसरे वाले में आए, तो यहाँ पर क्या किया आपने, जो आपका बीच वाला जो डंडी आपके लगे हुए जिस तरफ, उस तरफ सब कुछ मुड़ गया है। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरफ बीच पर डंडी उस तरफ मुड़िएगा, सब ऊपर की तरफ हो जाएंगे, सब ऊपर की तरफ हो जाएंगे। इसका मतलब है कि चौथा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चौथा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, कथन आपको दिए गए, निष्कर्ष दिए गए हैं। सत्य मानकर पता लगाना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन के अनुसार सत्य है या उसका अनुसरण करता है। कथन आपका है कि ज़रूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। मतलब जो मित्र ज़रूरत के समय हमारा काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। निष्कर्ष नंबर 1 है कि अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। अगला है कि बुरे समय के दुश्मन मित्र नहीं होते। पहला है कि अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, गलत। बुरे समय के दुश्मन मित्र नहीं होते, ये भी गलत। तो आपका निष्कर्ष 1 और 2 कोई नहीं निकलता है। ठीक है, निष्कर्ष 1 और 2 कोई भी नहीं निकलता है। यहाँ पर आपका पहला वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, कथन आपको दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है। कथन देखिएगा, लिखा है कि संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है और संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। निष्कर्ष देखिएगा, संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया, ये गलत है। इन्होंने कहा संविधान जो है ये मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, संसद ने नहीं भी किया है। और लिखा है संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया। संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया, ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं निकलता है। अब यहाँ पर आप देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से संबंधित है। मतलब गोपन
शील का खुला, तो अपमानजनक का क्या होगा? गोपनशील मतलब खुला, मतलब विपरीत है। गोपनीय मतलब और खुला हुआ बिल्कुल विपरीत है, विलोम है। अपमानजनक किसी का अपमान कर दिया जाए उसके विरोध में आप कहेंगे मतलब विपरीत, स्पष्टवादी। स्पष्टवादी, ठीक है, स्पष्टवादी। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सामने प्रश्न लिखे हुए हैं और बात को समझिएगा। बात ये कही गई है कि अक्षर दे रखे, कोड दे रखे हैं। अब शर्तें देखिए, शर्तें हैं कि यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को व्यंजन का कोड दिया जाएगा। जैसे पहले वाले ऑप्शन को पढ़िएगा, मतलब पहला वाला जो आपका प्रश्न है उसको पढ़िएगा। पहले प्रश्न में आपका है GQRDBN, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहला वाला अक्षर क्या है? व्यंजन। लास्ट वाला क्या है? व्यंजन। दोनों व्यंजन है ना, तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाला लागू होगा? तीसरा वाला लिखा हुआ है कि यदि अक्षरों के समूह में कोई स्वर ना हो, दोनों व्यंजन हैं, समूह में सब व्यंजन है टोटल, तो पहले और अंतिम अक्षरों को ये आपको दे रखा है कि इस कोड, ये कोड दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी शब्द है जिसमें सभी अक्षर आपके व्यंजन हैं, उसमें पहले और अंतिम अक्षरों को ये कोड दिया जाएगा, तो इसमें आपका पहला और अंतिम ये वाला कोड मिलेगा। तो पहले और अंतिम जगह पर आपका पहला वाला मिल रहा है, तो आपका इसके लिए पहला वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरा वाला देखिएगा, अगला आपका लिखा हुआ है कि IPEBS, मतलब स्टार्टिंग में आई, लास्ट में क्या है? S। पहले स्वर फिर व्यंजन। पहला वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को व्यंजन का कोड दिया जाएगा। दोनों को व्यंजन का कोड दिया जाएगा। मतलब आई के लिए यहाँ पर क्या है? तो आई के लिए आपका हैच है। आई के लिए हैच है, लेकिन स्टार्टिंग में आप हैच नहीं देंगे। स्टार्टिंग में आप हैच नहीं देंगे, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब आपके पास बचा हुआ है तीसरा और चौथा, तो इनमें से कोई एक होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब लास्ट देखिए एस, तो एस के लिए क्या है? एस के लिए आपका ये चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, एस के लिए चिन्ह बना हुआ है, तो एस का जो चिन्ह है वही आपका करेक्ट होगा। तो इसके लिए आपका सिर्फ दूसरा वाला राइट आंसर बनेगा, ठीक है। जो आपका दूसरा वाला बना है ना, वही आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर, मतलब तीसरा वाला जो आपका है ये वही आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, अगला है कि RMAPSI, मतलब स्टार्टिंग में व्यंजन बाद में स्वर। यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो पहले और अंतिम अक्षर को परस्पर बदला जाएगा। मतलब आर के लिए क्या है? तो आर के लिए है 1, तो लास्ट में आपका 1 जाएगा। और आई के लिए क्या है? हैच, तो हैच पहले आएगा, पहले हैच लास्ट में 1। किस में है? तो आपका चौथे में है, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आपके लिए बचा हुआ है लास्ट प्रश्न, और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला कैसे होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मैंने इसको थोड़ा सा पेज बाय पेज में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिएगा AREMQN, देखिए ए लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, लास्ट में एन, मतलब शुरू में स्वर और लास्ट में व्यंजन। यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम व्यंजन है, तो दोनों अक्षरों को व्यंजन का कोड दिया जाएगा। मतलब ए के लिए क्या है? तो ए के लिए आपका 9 है, लेकिन ए के लिए आप 9 नहीं लिखेंगे, तो 9 जहाँ भी हो उसको काट दीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देखेंगे हम लोग, तो एन है, एन के लिए क्या है? 8, एन के लिए 8 है, तो आपका 8 वाला करेक्ट होगा। मतलब दूसरा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। दूसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप सभी के सामने अगला प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि महेश और सुंदर, क्या सवाल है कि महेश और सुंदर 41 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 11वें और 12वें स्थान पर हैं। मतलब एक 41 बच्चों की कक्षा है जिसमें से महेश और सुंदर 41 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से 11वें 12वें हैं। मतलब एक 11 नंबर पर है ऊपर से, और एक 12 नंबर पर है, एक है 12 नंबर पर। 11 पर कौन है? तो 11वें पर है कौन? महेश, मतलब महेश, ठीक है, ये महेश है, और यहाँ पर सुरेश है। आपसे कहा गया है कि नीचे से उनके क्रम क्या होंगे। नीचे से आपको निकालना है ना, आप इधर मान लीजिए लेफ्ट, इधर मान लीजिए राइट, ये मान लीजिए, ठीक है। ये टोटल है आपका फॉर्मूला होता है टोटल L + R - 1 ही होता है, ठीक है। टोटल 41 बराबर L कितना है? अब 11 वाले को देख लेते हैं, तो इसका कितना नंबर है? इसका 11 है, राइट से पता करना है, -1 कर देंगे। 41 और ये 11 से क्या 10, तो 10 माइनस कर देंगे, तो कितना आपका आएगा? R 31। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इधर से अगर हम देखें तो महेश का नंबर होगा कितना? 31।
और तो इसका कितना होगा, इसका होगा 30। तो देखिए यहाँ पर आपका कह रहा है कि नीचे से उनके क्रम क्या होंगे, मतलब महेश और सुंदर के। तो महेश होगा 31, सुंदर होगा 30 पर, 31 30, मतलब यहाँ पर चौथा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चौथा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि एक लड़की अपने विद्यालय से, लिखा हुआ है कि अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है चले, मतलब वह अपने घर से चलिए जो दक्षिण में है। कहने का मतलब इस प्रकार से आपकी दिशाएं होती हैं, पूरब होता है इधर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और यहाँ पर कह रखा है, क्या कह रखा है कि वह अपने घर से जो दक्षिण में है, वह अपने घर से जो दक्षिण में, मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि घर आपका है, घर उसका है दक्षिण की तरफ, और यहाँ चलती है। अब बताइए वो किधर जाएगी, तो दक्षिण से जाएगी तो ऊपर की तरफ जाएगी ना, इस तरीके से जाएगी, क्योंकि घर तो उसका दक्षिण में है, तो ऊपर की तरफ ही जगह बची, ऊपर जाएगी। कह रहा एक चौराहे पर पहुंच गए, उसके दाहिने हाथ की सड़क पर एक बाजार पर समाप्त होती है, मतलब दाहिने हाथ की सड़क जो है इस तरफ बाजार है, इस तरफ क्या है, बाजार है, और सामने की सड़क पर एक सिनेमा हॉल है, इधर है सिनेमा हॉल, इधर है सिनेमा, और उसका विद्यालय किस तरह में है, एक तरफ बाजार एक तरफ सिनेमा है, खत्म आती, तो इसका मतलब तीसरी तरफ आपका क्या होगा, विद्यालय होगा। ये किस तरफ है, ये वाला आपका पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आ चुका है, इसमें क्या कर रखा है, पढ़िएगा इसको एक बार। सी एफ का पुत्र है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ का पुत्र कौन है, सी जो है ये पुत्र हो गया एफ का। फिर आगे देखिएगा, डी सी की इकलौती बहन है, डी जो है वो सी की इकलौती बहन है, ठीक है, बहन ये हो गई, ठीक है। ए बी का पिता है, और ए बी तो पता नहीं है, रुक जाएगा। ए का विवाह एफ से हुआ है, ए का विवाह एफ से हुआ है, मतलब ए और एफ ये दोनों आपस में विवाहित हैं, और लिखा है कि ए बी का पिता है, ए जो है ये बी का पिता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पत्नी होगी इसकी, ठीक है। बी डी से कैसे संबंधित है, बी जो है वो डी से कैसे संबंधित है, देखिए बी का पिता है ए और एफ का पुत्र है सी, उसकी बहन है डी, मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये पति पत्नी हो गए और ये सही भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए। तो बी डी से कैसे संबंधित, मतलब बी जो है वो डी का कौन है, तो डी का भाई है, मतलब कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक में ही आपके 5 प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रखा है कि 6 नाटक ए बी सी डी ई तथा एफ को सप्ताह के 6 दिनों में सोमवार से प्रारंभ कर शनिवार तक समाप्त करते हुए मंचन किया गया है, मतलब 6 नाटक होने हैं, 6 दिन तक होने हैं, ठीक है। नाटक सी मंगलवार को मंचित किया गया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए बनाता हूँ एक टेबल, ठीक है, एक टेबल मैं आपके लिए यहाँ बना रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पर ना हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बन गई, ठीक है, इस तरीके से आपकी टेबल बन गई है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है नाटक सी मंगलवार को मंचित किया जाता है। मान लीजिए सी यहीं कहीं होगा, ए बी सी मतलब यहाँ मान लेते हैं हम, ये कब है, ये है मंगल, समझ जाएंगे आप लोग, मंगल लिखा हुआ है, इतना समझ जाएंगे ना, ठीक है, इतना समझ जाएंगे आप। फिर कह रहा है कि नाटक ए एफ तथा बी उसी क्रम में एक के बाद एक करके मंचित किया जाता है, ए एफ बी उसी क्रम का मतलब क्या है कि मंगल ये हो गया तो ये हो जाएगा बुधवार को, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार को, ये हो जाएगा शुक्रवार को, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर नाटक डी सोमवार या बुधवार को मंचित नहीं किया जाता है, नाटक डी जो है वो सोमवार या बुधवार को नहीं, तो अगर सोमवार या बुधवार को नहीं, इसका मतलब दिन में बचा कौन सा है, सोमवार यहाँ पर है, सोमवार तो आपका नहीं हुआ है लेकिन आपका बुधवार हो चुका है, तो एक दिन बचा हुआ है अभी, शनिवार है, तो इसका मतलब डी जो होगा ये शनिवार आपका हो गया। आपका बचा है सोमवार, और बचा क्या है, ई बचा है, तो ई हो जाएगा सोमवार, ई कब हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका सोमवार, ठीक है। अभी ऐसा इस क्रम से नहीं लगे हैं, तो अगर आप चाहें तो क्रम से लगा लीजिएगा,
इस तरह फिर से बनाते हैं हम, ठीक है। अब क्रम से लगा लीजिएगा एक तरफ से, ठीक है। इस तरफ आप क्रम से लग जाएंगे इस तरीके से। अब देखिएगा, एक तरफ आप लिखिएगा सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। एक तरफ नंबर डालें। सोमवार के लिए ई है, मंगल के लिए सी, बुध के लिए ए, बृहस्पति के लिए एफ और शुक्र के लिए बी और शनिवार के लिए डी। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन, आप पहला प्रश्न है कि नाटक ए के मंचन के बाद कितने नाटक मंचित किए गए। नाटक ए के मंचन के बाद कितने नाटक मंचित किए गए। ए के बाद देखिएगा 3 है यहाँ पर, तो आपका 3 करेक्ट होगा, ठीक है, 3 करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित 5 में से 4 उनके मंचित किए जाने वाले दिनों के आधार पर एक समूह की रचना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे ईसी है, इन्होंने क्या कहा है कि 5 में से 4 उनके मंचित किए जाने वाले दिनों के आधार पर एक समूह की रचना करते हैं। ई और सी है तो सोमवार, मंगलवार, एक के बाद एक। एफ डी है, एफ डी आपका दूर दूर है। और देखिए इसके अलावा देखिए ई सी ए है, सी ए भी आपका नज़दीक में बिल्कुल है। ए एफ है, ए एफ भी आपका नज़दीक में है। तो ये 3 तो आपके नज़दीक हैं। एफ डी वाला आपका अलग अलग है, तो इसका मतलब एफ डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एफ डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए, नाटक ई के मंचन के तुरंत पहले कौन सा नाटक का मंचन किया गया। ई से पहले कौन सा किया गया, तो ई से पहले क्या होगा, ई से पहले रविवार होगा, और रविवार को तो छुट्टी रहती है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर ऐसा कोई नाटक नहीं है, ऐसा कोई नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से किस नाटक को शनिवार को मंचित किया गया। शनिवार को मंचित किया गया डी, तो आपका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, गुरुवार को कौन सा नाटक मंचित किया गया। गुरुवार के लिए आप यहाँ पर देखेंगे बृहस्पतिवार या गुरुवार होता है ना, तो एफ आपका हो जाएगा यहाँ पर। चौथा वाला करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, एफ आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से हमारा यहीं पर प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।